बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासा और आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले मुकाबिल की पूरी टीम की जानिब से पूरी पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान की बेहद मुबारक हो। 76वां यौम पाकिस्तान आज भरपूर तरीके से मनाया गया। 23 मार्च 1940 से लेकर 2016 तक का सफ़र हमने तय किया। मकासद तो बहुत से थे, सवाल ये है कि एक मकसद सवाए एक आज़ाद रियासत के क्या बाकी मकासद हम हासिल कर पाए हैं, और कशकोल की बातें करने वाले क्या कशकोल को तोड़ सकेंगे। मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से कशकोल की एक नई शक्ल मुतारिफ कराई गई है जो हूबहू देखने में देग जैसी है। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी की जानिब से भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ को एक ख़त लिखा गया है। उस ख़त में क्या बातें दर्ज हैं ये भी आपको बताएंगे, और कुछ बात होगी क्रिकेट के मैदान में मौजूद उन नाअहल लोगों की जिनसे आला कारकर्दगी की उम्मीद कभी नहीं रखी जा सकती। ये नाअहल लोग कौन कौन से हैं और हर बार की तरह हम इनसे उम्मीदें क्यों वाबस्ता करते हैं, और हर महीने इनके अकाउंट्स में कितनी मोटी तनख्वाहें जाती हैं, ये भी आपको बताएंगे। क्लासेस साहब, प्रोग्राम का आगाज़ हम 23 मार्च से ही करेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार सरासर लीडरशिप होती है। 76वां यौम पाकिस्तान आज मनाया गया है। उस वक्त की लीडरशिप और आज की लीडरशिप में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि लोग तो मैं आज सारे प्रोग्राम देख रहा था, जैसे आपने कहा कि एक ऐसा दिन है जो सारे पाकिस्तान के लिए बड़ा इसको कह सकते हैं एक अहम दिन है, और लोग हमसे ये तवक्को रख के बैठे होंगे और जो को ठीक बैठे होंगे कि आप शायद अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कोई इस दिन के हवाले से कि 23 मार्च को क्या हुआ था। मुझे ना कोई थोड़ा सा आजकल वक्त ज़्यादा हो तो किताबें पढ़ने का मुझे कोई शौक़ हुआ है। मैं एक दो वाक़यात सुनाना चाहता हूँ लीडरशिप के, कि मैं आजकल, और वो जो बुक है एक ही सिटिंग में पढ़ने वाली है। कर्नल इलाही बख्श साहब थे जो डॉक्टर थे, और उन्होंने कैद आज़म का आखिरी जो उनके 3 महीने थे ज़ियारत में उनके साथ गुजारे, उनका इलाज किया। वो मैंने एक ही सिटिंग में वो किताब जो है ना वो ख़त्म की है। 120 कोई पेजेस की है। उन्होंने कैद आज़म के जो आखिरी दिन थे ना, वो कर्नल साहब जो थे उन्होंने लिखा, बड़े दर्द से लिखा है, दिल से लिखा है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने और भी किताबें उन पर कैद आज़म पर पढ़ी होंगी, या हमने अपने कोर्सेज़ में पढ़ी हैं, टेक्स्ट बुक्स में। ये वहद किताब थी जिसको पढ़ के ना पहली दफ़ा मेरी आंख से ना एक दो आंसू उसमें निकले हैं। मैं आपको उसमें बता रहा हूँ कि कैद आज़म भी साफ इंसान थे, गलतियाँ हर एक में होती हैं, कंप्लीट वो भी नहीं थे। ये बुक आपको पोर्ट्रे करती है, उन पर तनकीद भी होती रहती है, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मैंने पहली दफ़ा उनके मॉलेज के उनका अकाउंट पढ़ा है कि वो बंदा था जिसने ये मुल्क बनाया था, वो था कैसे। अगर मेरे बस में हो ना या उसमें, तो वो किताब जो है ना कर्नल इमाम निसार इलाही बख्श के जो डॉक्टर थे, ये किंग एडवर्ड के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उसको पाकिस्तान की यहाँ टेक्स्ट बुक्स के जो सिलेबस का ना हिस्सा होना चाहिए। उर्दू में भी होना चाहिए, उसको इंग्लिश में भी होना चाहिए, कि आपकी नई नस्लों को यहाँ पढ़ाया जाना चाहिए कि जिसने इस मुल्क को बनाया था उसका अपना करैक्टर क्या था, वो किस तरह का बंदा था। इवन जब उसमें ज़ियारत में डेथ बेड पे पड़े हुए थे कैद आज़म, तो भी उनकी एक शान, एक उनका स्टाइल, मतलब अब उसमें एक दो वाक़यात मैं सुनाना चाहता हूँ। अब आप कहें कि मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ, लेकिन वो किताब पढ़ के पहली दफ़ा मैंने कैद आज़म के उसको करैक्टर को बड़ा करीब से देखा है। अदरवाइज़ हमारी कुछ थोड़ी सी ओपिनियन जो बाज़ दफ़ा कि नाकदीन के हवाले से डिफरेंट भी होती थी। उसमें उनको कहा गया है कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़ियारत से शिफ्ट हो जाएँ, वहाँ पर आप कराची चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर ज़ियारत जो था वो उस पर हाइट पे था, ऑक्सीजन के मसाइल हो रहे थे, तो कराची आपको सूट करेगा। तो फैसला होने लगा फिर कराची में रहेंगे क्या, रहेंगे किस जगह पे। उन्होंने गवर्नर जनरल का अपना दफ्तर है, ऑफिस है, वहाँ पे उसने कहा मैं नहीं रहूँगा वहाँ पे। उसकी लंबी रीजनिंग दी कि मैं क्यों नहीं रहूँगा, वो मैं वैसे डिटेल में नहीं जाना चाहता। उन्हें बताया गया कि नवाब ऑफ बहावलपुर, इनका वहाँ पे बंगला है, कोठी है वहाँ पे उसमें कराची में, तो हम ऐसे करते नवाब ऑफ बहावलपुर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो है अपना बंगला आपके लिए खाली कर दें। तो कैद आज़म ने कहा जी मैं तो नवाब ऑफ बहावलपुर को रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। ज़रा डिग्निटी का, आप ईगो का, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल देखें कि हमारे लीडर्स कहाँ से शुरू हुए थे। तो उसके बाद वो लिखते हैं, कर्नल इमाम बख्श इलाही बख्श साहब लिखते हैं कि हमने उनको बताए बगैर हमने फातिमा जिन्ना से रिक्वेस्ट की कि आप उनको नवाब ऑफ बहावलपुर को रिक्वेस्ट करें, आप कहें। उन्होंने पता कराया तो पता ये चला नवाब ऑफ ये बहावलपुर जो है वो वहाँ पे गए हुए, लंदन में गए हैं, उनका बेटा है यहाँ पे कराची में। इन्होंने उनके बेटे से रब्ता किया, बेटे ने कहा जी कैद आज़म के लिए सारी चीज़ें हमारी हाजिर हैं। उसने कहा, नवाब ऑफ बहावलपुर के बेटे ने कहा, तो उसने कहा लेकिन आप आ जाएँ, बस सिर्फ अब्बा हजूर के ज़रा कान में डाल दें। तो फातिमा जिन्ना ने बगैर कैद आज़म को बताया कि उन्हें पता था ये फेवर नहीं लेंगे, नहीं मानेंगे। तो उन्होंने नवाब ऑफ बहावलपुर को फ़ोन किया वहाँ पे उनको कि हमें ज़रूरत है। तो नवाब साहब ने कहा जी कमाल है, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत है, ये सिर्फ मैं
उस किताब में से एक वाक़या सुना रहा हूँ, एक छोटा सा वाक़या, और बात लंबी हो गई है, मुझे याद आ गया कि 2 कुक वहाँ पे बुलवाए गए थे, फैसलाबाद के थे, जिनके बारे में कैद आज़म को उनका खाना बड़ा पसंद था। उनको बुलाया गया कि शायद ये खाना खाएंगे, इनको अच्छा लगेगा। तो कैद आज़म को जो ही पता चला तो उन्होंने कहा ये जो खाना है ये तो ये फलां बावर्ची होते थे, ये कुक होते थे, उनका बनाया हुआ, ये यहाँ कैसे पहुँचे हैं। उन्होंने बताया जी उनको हमने स्पेशल बुलाया फलां के। वो नाराज़ हुए, उन्होंने जेब से चेक काटे और काटने के बाद उनको पेमेंट किया और उनको कहा इनको वापस इनको भेजा जाए। स्टेट एक्सचेकर पे मैं अलाउ नहीं कर सकता कि ये लोग आके मुझे खिदमत करें। उसमें 118-20 पेजेस की जो किताब है उसमें मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आज के हुक्मरान करने नहीं देंगे। इस मुल्क के लोगों को एक एफर्ट करनी चाहिए कि उस बुक को जो कर्नल इलाही बख्श की है, जो ये कैद आज़म के आखिरी दिन है, ये आपको सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए कि आप किस मुल्क का जो फाउंडर था वो कौन था, कैसा था, उसका करैक्टर क्या था, और आज हम जो है ना ये कहाँ आके खड़ेंगे। वो आपको अगले सेगमेंट में मैं डिटेल दूंगा कि एक वो लीडरशिप थी, एक आज की लीडरशिप है। एक का मैंने छोटे से आपको ग्लिम्पसेस दिए, 2-4 ज़्यादा नहीं दी। पाकिस्तान का किरदार था और आज के लीडर्स का किरदार क्या। आमिर मतीन साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल मुस्बत बात से शुरू करनी चाहिए कि हमारे यहाँ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा तनकीद रहती है कि ये ऐसे दिन ऐसे याद दहानी कराते हैं कि हमने कहाँ से सफ़र शुरू किया था। 23 मार्च ख़ास तौर पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कह सकते हैं जो करारदाद लाहौर थी वो पाकिस्तान का पहला, आप समझ लें, आइन था कि जिसके अंदर हमने अपनी वो राह इस्तवार की जिस पे हमने जाना है। तो इन दिनों पे मेरा ख्याल याद करना चाहिए कि जनाब कहाँ पे हम ठीक जा रहे हैं और कहाँ गलत जा रहे हैं। तो बड़ी अचीवमेंट्स भी हैं, मगर जो बुनियादी, अगर मुझसे कुछ पूछे कि स्कूल के बच्चों को मुझे लेक्चर देना होगा जी पाकिस्तान क्यों बनाया गया, तो बड़ा आसान लफ्ज़ों में ये मैं बताना चाहूँगा उनको कि जनाब मुसलमान बतौर अक़लियत के मुत्तहदा मुसलमान में महसूस कर रहे थे कि जनाब हमारे आज़ादी और हमारे हकूक़ की हिफाजत नहीं हो सकेगी, तो इसलिए पाकिस्तान बनाया गया। ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बुनियादी ये बात थी। और कायदे आज़म कैबिनेट मिशन प्लान 1900 आप देखें 46 तक भी वो कह रहे थे कि हम अगर ये चीज़ों की हमें जिम्मेदारी आप दे दें, यकीन दहानी करा दें, तो हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। इस बुनियाद पे पाकिस्तान बना। तो आज मुझे बड़ी ये तकलीफ़ होती है कि जो मुल्क जो कि अक़लियतों के हकूक़ के लिए बनाया गया और मुसलमान एज अक़लियत, तो इस मुल्क में जब हम अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, क्योंकि ये हमारी असास थी, ये हमारी बुनियाद थी, तो मेरा ख्याल है हमें तकलीफ़ में होना चाहिए और मैं इस तकलीफ़ में रहता हूँ। और ये अक़लियत सिर्फ मजहबी अक़लियत नहीं है कि आप दूसरी है, ये सूबाओं की सिर्फ वो अक़लियतें भी नहीं है कि पंजाबी सिंधी बलोच वो अक़लियतें भी नहीं है। अक़लियत जो है वो जिन्स की होती है। आपके औरतें जो हैं हमारे यहाँ वैसे तो अक्सरियत है मगर उनको अक़लियत की तरह ट्रीट किया जाता है। सेहत की अक़लियत होती है कि हैंडीकैप्ड लोग हैं, कमज़ोर तबके अक़लियत वो हैं। तो पाकिस्तान में ये ज़रूर है, ये याद रहे कि लोगों को हमने बंगालियों का हमने 71 में जो बांग्लादेश हमने मुसलमानों के नाम पे जो बनाया गया था अलहदा कर दिया हुआ है। करारदाद पाकिस्तान में लोगों को याद कराने की ज़रूरत है। उसके अंदर जो जिक्र है वो है कि मुस्लिम अक्सरियत की इंडिपेंडेंट रियासतें, रियासत का जिक्र नहीं था जिसके अंदर बंगाल भी था। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमने ये बहस होती रहती है कि हमारे यहाँ स्टेट्समैन होते तो हम अच्छे तरीके से, अगर नज़र आ रहा था बांग्लादेश के साथ जो है एक कन्फेडरेशन बना लेते, अगर उस वक्त रियलाइज़ करते तो आज पाकिस्तान ना टूटता। मगर आज भी मैं समझता हूँ कि हर एक को, चाहे वो अक़लियतें हैं मजहबी और एथनिक जो है, उनको अगर किसी की तशफ़ी नहीं हुई तो कोशिश करनी चाहिए उनकी तशफ़ी करने। बिल्कुल आमिर मतीन साहब, लेक्चर था मगर मैं ये दिल से देना चाह रहा था। बिल्कुल आज सभी ने बड़ी बातें की, बड़ी तारीफ़ें की। क्लासा साहब, आमिर मतीन साहब का भी हमने कमेंट हासिल किया, अचीवमेंट्स की बात आमिर मतीन साहब ने की। नसियाती पहचान का दिन है 23 मार्च। आज सारा दिन मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात मुनाकिद की जाती रहीं, बहुत सारी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते रहे। एक सवाल जो मेरे जहन में था, आज सदर ममनून हुसैन साहब की मैं तकरीर सुन रही थी। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि हमें जायज़ा लेना होगा कि कौन से मकासद हैं जो हमने हासिल कर लिए हैं। क्या इतने साल गुजरने के बाद भी हर साल हम जायज़ा लेते हैं? कभी वो वक्त आएगा हम ये तसव्वुर करेंगे कि कौन से मकासद हैं जो हम हासिल नहीं कर पाए हैं? एक तो बड़ा मकसद जो हमने हल किया, अब थोड़ा सा आते हैं रियलिटी चेक देते हैं। एक तो हमारी, मेरी और आमिर की एक, और उसका 23 मार्च के हवाले से जो बातें हमने की अपने अपना उसको डिफरेंट दिया है। एक रियलिटी चेक देना चाहते हैं कि अब क्या है पाकिस्तान। वो जो सदर साहब जिनकी आप उनकी बता रहे हैं कि उनकी अचीवमेंट्स, ये अचीवमेंट्स हैं कि उन्हीं की हुकूमत के दौर में 179 मेगा स्कैंडल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होते हैं।
3000 बिलियन रुपीज़ की वहाँ पे उसमें करप्शन का वॉल्यूम है जो नैब वहाँ पे बताता है। हु इज़ हु जिसका उस लिस्ट में नाम नहीं है, मुझे अगर उसमें मुझे शर्म आएगी कि मैं इस मुल्क में, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैद आज़म की विरासत पे जो खड़े हुए लोग हैं, अब उनका अपना एक म्यार है, वो जैसे भी रहें। मेरे लिए कम अज़ कम अगर मैं इस जगह पे हूँ और मुझे ये पता हो कि मेरा नाम भी उस लिस्ट में शामिल है जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई है, तो मैं कभी भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझूंगा कि इतनी बड़ी मसनत पे मैं खड़े होके ये कौम को आके वहाँ पे कोई बातें करूँ या उनको आके सिखाने की बातें करूँ। मैं उनके सदर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ जिस मुल्क को चला रहे हैं, कि आप नाम ले रहे हैं, वज़ीर आज़म का नाम नहीं है स्कैंडल्स में, उसके बाद आपके सदर साबिक सदर हैं उनके नाम नहीं है, उसके बाद आप हमारे आज के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम नहीं है, या पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म रहे उनका नाम रही है, जरदारी साहब रहे हैं। तो उसके बाद भी यौम पाकिस्तान पे ये कहना जी कि हमने बहुत सारे मकासद हल कर लिए हैं या कौन से हल नहीं कर लिए, मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बड़ा एक लो मोमेंट है, मेरे लिए है ज़ाती तौर पर, कि जिस और वो किताब अगर मैं ना पढ़ता शायद तो मैं शायद इस तरह फील करता जो मैंने उसकी कर्नल इलाही बख्श की कैद आज़म की आखिरी जो उनके दिनों के बारे में पढ़ी है, कि मुझे वहाँ से पता चला है कि लीडरशिप क्या होती है, करैक्टर क्या होता है, डिग्निटी क्या होती है, आपकी सेल्फ आपकी रिस्पेक्ट क्या होती है। आज उसी कैद आज़म के मुल्क में आपका वज़ीर आज़म बैठ के ये कहता है कि नैब के पर काट देने चाहिए, राना सनाउल्लाह कहता है कि नैब शरीफ लोगों के पकड़े उछाल रहा है, उसके बाद परवेज रशीद साहब कहते हैं हम इनको कुतर के रख देंगे, हम फलां कर देंगे, मतलब करप्शन को नहीं कुतरेंगे, ठीक है, इदारों को कुतर दिया जाएगा, इदारों को कुतर देंगे। अच्छा, इदारों को भी दाद देंगे। अच्छा, इदारे भी उतने ही तबाही की तरफ जा चुके हैं जितने का हमारा सियासी या हमारा एस्टेब्लिशमेंट का कल्चर या हमारी दीगर चीज़ें आई हैं। सो आज का दिन वो ठीक है कि उसके 23 मार्च के हवाले से बड़ा फ़ख्र भी है, बड़ा एक नए मुल्क का कंसेप्ट आया, लेकिन इतने अरसे बाद अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें ना, हम ऊपर से नीचे आए हैं, हम यहाँ से ऊपर नहीं गए। और पर्टिकुलरली जो नुकसान है, मैं समझता हूँ वो करैक्टर का, डिग्निटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का नुकसान। बिल्कुल क्लासेस, अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। पाकिस्तान की जो एक तस्वीर, जो एक ख्वाब देखा गया था, क्या आज का पाकिस्तान उसकी हकीकी तस्वीर है? और क्लासेस साहब ने जो बात की है मेगा स्कैंडल्स और करप्शन से मुतालिक, इस पर भी आपसे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल आमिर मतीन साहब, आपने भी सुना क्लासा साहब ने करप्शन और मेगा स्कैंडल्स की बात की, उसके ऊपर तो हम जाएंगे, लेकिन फिल वक्त जो हम बात करेंगे, आज लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने हमेशा की तरह इनकलाबी खिताब किया, कशकोल पर तनकीद की गई, तो ये कशकोल कब टूटने जा रहा है? फिर वैसे तो लफाजी के शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े अब मास्टर हो गए हैं, उन्होंने जालिब भी से दखल कर ली, भुट्टो साहब की भी दखल कर ली, कभी कहेंगे पता नहीं किस किस की वो उससे तकरीर करने का फन सीख लिया और बड़ी ज़बरदस्त कर लेते हैं। मगर उनके अपने भाई साहब नवाज शरीफ साहब ने एक दो दफ़ा जलसे में कहा कि ये जोश खिताबत में बड़ा कुछ कह जाते हैं, इनको इतना सीरियसली ना लिया करें। मगर मुझे ज़्यादा ख़ास इसलिए हंसी भी आई है, तकलीफ भी हुई है कि फॉल दी इशूज़, कर्ज़ों की तो कम अज़ कम ये इतने बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। कर्ज़ों के मैं जो है चंद हक़ाइक़ पेश सिर्फ कर दूंगा जो कि मेरे नहीं हैं, ये क्लासा साहब और मैं जो है पढ़ते रहे हैं, ये इनके अपने जो है रिसेंटली गवर्नमेंट के जो है ना फिगर्स जो आए हुए हैं, वो चंद लोग भाग जाते हैं क्योंकि पॉपुलर बातें हैं, मोटरवे, सी पैक, ये चीज़ें आम आदमी को जो है ना, मेट्रो, ऑरेंज लाइन, आम आदमी को समझ आ जाती हैं। आम आदमी को ये जब फिगर्स आते हैं ना, अरब खरब GDP, वो कहता है यार ये क्या चीज़ है। और इसीलिए हाल ही में वज़ीर ख़जाना ने सेनेट के अंदर ये कर्ज़ों के हवाले से फिगर्स दिए, इस तरीके से दिए कि वहाँ पे बड़े बड़े दानिश्वर सेनेटर बैठा हुआ है, वो भी यूं करके सर बैठा हुआ था कि ये क्या कह रहे हैं, और लग रहा था कि सारे वहीं फिगर्स के अंदर ही मसाइल हल हो गए। मैं चंद आसान लफ्ज़ों में कोशिश करता हूँ समझाने की कि कर्ज़ों की सूरत हाल है क्या। इनके अपने फिगर्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी पे बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्जे खा गए, और वाकई बड़े खा गए। उनके फिर भी अपने 5 साल में 22 अरब डॉलर था, सही। इनके 2.5 साल में 26 अरब डॉलर का फिगर है। 26 अरब डॉलर मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद में रहे, ये 2.5 साल का है। तो दूसरा ये है कि एक कानूनी रिक्वायरमेंट है कि जनाब ये एक चीज़ होती है टैक्स टू GDP रेशियो, जो डेट टू GDP रेशियो, कि आपकी जो कौमी पैदावार है उसके कर्जे कितने फीसद है। कानूनी तौर पे रिक्वायरमेंट है कि 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमारी इनके अपने फिगर के मुताबिक 64% है, जो कि अलार्मिंग है, खौफनाक। इससे आगे जब क्रॉस करती है ना, ये खौफनाक होती है कि आपकी आमदनी कितनी आ रही है और कर्जे कितने आ रही हैं। और कैसर बंगाली साहब को अगर माना जाए, जो रिसेंटली उन्होंने सेमिनार में उन्होंने कहा जनाब ये एक्चुअली 70% है, इनकी गवर्नमेंट का फिगर जो है ना वो 70% है। ये है। दूसरा,
हफीज़ पाशा साहब, मैं तो एक ऑर्डिनरी इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, उन्होंने रिसेंटली अभी ये तकरीर की थी कि जनाब ये जो जिस तरह कर्ज़ों की सूरत हाल जा रही है 2018 में ये 90 बिलियन तक जा सकती है, इस वक्त 68 बिलियन डॉलर है, ये 68 से 90 बिलियन तक चली जाएगी और अगले साल से हमारी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है क्योंकि पेरिस क्लब की रीशेड्यूलिंग खत्म हो जाएगी और हमें कर्जे अभी ले रहे हैं फिर देने शुरू करे पड़ेंगे, तो बड़ी अलार्मिंग है। और उनके ख्याल में कि हम सिर्फ उस सूरत में इसको पूरा कर सकते हैं अगर हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 50% बढ़े। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स एक्चुअली 14% गिर गई हैं और ये कहाँ से कर्जे देने हैं? 2-3 तरीके होते हैं, एक एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, दूसरा ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी फिगर्स उस तरह के है। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी वक्त वो हमारे प्रोग्राम में डार साहब जाते हैं अपने बड़े फेवरेट किस्म के एंकर्स में और हमारे से हमें एक्सप्लेन कर दें आसान लफ्ज़ों में कि जनाब हमें भी और आवाम को भी कि कैसे ये अज़दा और ये कैसे कशकोल तोड़ेंगे। क्लास साहब, ओवर टू यू। क्लास्टर साहब, मतलब खुदा न खास्ता जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने सूरत हाल को एक्सप्लेन किया है तो मुल्क के दिवालिया होने का भी कोई खतरा पैदा हो सकता है? ये तो खैर कभी नहीं मानेंगे जो हमारे यहाँ मास्टर्स बैठे हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स। जो सवाल आपने किया वो बड़ा अहम था शहबाज शरीफ साहब वाला कि पहले कशकोल की थी, आज आपने नई टर्म निकाली है देख की, कशकोल अब देख बन गई, आपकी टर्म हमारे रंग में आती जा रही है। मैंने देखा ये आपकी टर्म, आपने हम जब ये प्रोग्राम तैयार कर रहे थे आपने कोइन की है, ये जो टर्म है ना, ये अब ये कशकोल नहीं रहा, ये देख बन गई, तो वही हो गई। अब जो मुझे थोड़ी सी इसमें रोना है, हंसी है, मुझे अब उसमें नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब को एक दाद देनी पड़ेगी। ये वहाँ पे हुकूमत में रहते हुए ना ये अपने को एक्ट करते हैं कि मैं अपोजिशन का वो बंदा हूँ या मैं उस अवाम के अंदर हूँ, खादिमियाला हूँ, अवाम के बिहाफ पे मैं हुकूमतों से एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा हूँ। ये आज की बात वे कहेंगे, देखें गुरबत ऐसी होगी, जालिब का जैसे उन्होंने कहा, जालिब की नज़में याद कर लें उन्होंने, उसके बाद आज जो इनकलाबी तकरीर की है, अब उनको दाद देनी चाहिए दो चीज़ों से। या तो वो समझते हैं जो ऑडियंस है उनकी इतनी गूफ है, जो मेरे जैसे बैठे उन्हें बात नहीं समझ आ रही, और ये जो कुछ कह रहे हैं लोग कह रहे हैं देखा ये कितनी अच्छी बात कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कशकोल किसने उठाया था? जैसे आमिर कह रहे हैं, जो आमिर ने फिगर दिया है 22 अरब डॉलर लिए थे लोन उन्होंने पीपल्स पार्टी दौर में, ये वाजिद राना कह रहे हैं। वाजिद राना जो है साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, ये कोई हम नहीं दे रहे फिगर, जो वहां पे मौजूद है जिसने ये डीलिंग ये की हुई है ना, वो कह रहे हैं कि अब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने 26 अरब डॉलर इन्होंने ले लिए। ये भी वाजिद राना ने कहा, जो फाइनेंस यहाँ सेक्रेटरी थे, ये लोग समझते हैं। और उसके बाद हफीज पाशा साहब को अगर हम कोट करें, जिनकी मिसेज जो है ऐशा पाशा साहबा, वो इनकी पंजाब की वजीर खजाना है। सही, वो जो हैं वो वजीर खजाना, बेगम वहाँ पे वजीर खजाना है, और वो जो पाशा साहब हैं उन्होंने जो पिक्चर उन्होंने पोर्ट्रे किया, तो फिर आप वाला सवाल जेन्युइन बनता है कि पाकिस्तान जो है 2018 में तो पाकिस्तान के हालात तो बड़े खराब होने वाले हैं। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी हमने पहले कोट की थी। तो पाशा साहब हमें उसी तरफ लेके गए हैं कि हालात जो हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी डेंजरस हैं। आमिर जो बात कह रहे थे कि आप अपने पैसे कैसे बढ़ेंगे, फॉरेन रेमिटेंसेज एक होती हैं, अभी शुक्र करें कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमें पैसे भेज रहे हैं, हमारी कुछ बचत हुई है, एक चीज। और दूसरी वो जो है उस पर शक किया जाता है कि वो पाकिस्तान की ब्लैक मनी है जो वहां से वापस आ जाती है, और हम उस पे खुश हैं। 12 अरब रुपया डॉलर आ रहा है, तो हम खुश हैं, हम उस पे चल रहे हैं। 12-13 हो गया, 16 तक अब उसका चला गया। एक चीज अब वो ये कह रहे हैं, ये सारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने अगर पाकिस्तान में बचना है इनसे डिफॉल्ट से, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने एक्सपोर्ट को जो अभी 22 अरब डॉलर इसको 36 अरब डॉलर तक लेके जाएं। हमारी इंपोर्ट जो है, ये लोगों को यकीन नहीं आएगा कि 22 अरब डॉलर हम दुनिया को चीजें हम बेचते हैं, उनसे लेते हैं, बेच के 22 अरब डॉलर हम अपने मुल्क में ले आते हैं, और 44 अरब डॉलर की हम ये दुनिया को हम पेमेंट करते हैं। ये लोगों को समझने की जरूरत है। 22 अरब डॉलर हम कमाते हैं और 44 अरब डॉलर हम खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट पे। जरा गैप देखें, यानी कमाई कम है और अखराजात हमारे बेहद अच्छा बढ़ रहे हैं। फिर वो डॉलर्स कहाँ से आएंगे? रेमिटेंसेस पूरे करेंगे, एक्सपोर्ट आपकी पूरा करेगी, या आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था, जो उसमें वो लिखते हैं, उसको कैसर बंगाली साहब भी मेरा ख्याल कह रहे थे, उसने कहा जी कि ये जो आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये तो फूड चेन्स में आ रही है, ये तो आप यहाँ पे वो आप उनको बना रहे हैं, यहाँ पे आप जो बाहर के फूड चेन्स यहाँ पर आ रहे हैं, आप बैड फूड की वो आ रहे हैं, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रही। जो मैन्युफैक्चरिंग लगे हैं, कोई इंडस्ट्री लगे हैं, कोई आके यहाँ लोगों को जॉब ज्यादा तादाद में मिले, वो पैसा यहाँ पे वो कमाते हैं, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके बाहर लेके जा रहे हैं, वो भी आपका डॉलर का आपका फ्लो हो रहा है। और फिर मैं उनसे शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ, ये तनकीद उन्होंने किस पे की है
क्योंकि सारा लोन जो है कर्जा है वो तो इसाक डार साहब ले रहे हैं, या आजकल अपने शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं। ये जो ऑरेंज ट्रेन है, बिल्कुल, वो पहले कहते थे चाइना मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहते अब उसको छोड़ दे। सबसे मेन जिसका हम हवाला दे सकते हैं वो तो ऑरेंज ट्रेन है। ऑरेंज ट्रेन $1.6 बिलियन का ये चाइनीज लोन है। अब उस पे 60 अरब जो आपको रुपीस जो है वो तकरीबन जो है वो जाके आपको सूद देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ना आपके ये जो कशकोल है ये बहुत बड़ी बीमारी। ओ भैया, तो ये कशकोल किसने उठाया हुआ है? या इसाक डार साहब ने उठाया हुआ है या आपने उठाया हुआ है? और कौम को बता भी रहे हैं कि ये कशकोल तो आके तोड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब की मशहूर ज़माना तकरीर है, अय तैरे लहूती, वो तैरे लहूती का पता ये चला, तैरे लहूती ने तो आगे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उसके कर्जा लेने के। इक़्तिदार में आने से पहले तो बड़ी बात थी आमिर मुतीन साहब के कशकोल से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कमेंट जानना चाहेंगे कि कितनी ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और आज 23 मार्च का दिन है, इम्पॉर्टेंट दिन है, इसलिए ये इसको रिपीट करना, रीइंफोर्स करना बड़ा ज़रूरी है कि ये हमारी एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट है, हमें हमारी वजूद को ख़तरा है, बका को ख़तरा है। वो इसलिए कि एक हमने कहा फॉरेन रेमिटेंसेस वो या पैदावार आप बढ़ाते हैं, आपकी पैदावार कैसे बढ़ेगी? आपके ये कर्जे तब उतरेंगे अमंग अदर थिंग्स कि आपकी पैदावार बढ़े। इस दफ़ा 33% हमारी जो कॉटन की बेल्स हैं वो कम है, और हमारा याद रहे कि 50% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल रिलेटेड हैं। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट $6 बिलियन, $6 अरब का है, और ये हमारे यहाँ खबर भी नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। एक लास्ट फिगर शेयर कर दूँ कितनी अलार्मिंग है कि हमारी डेट टू रेवेन्यू, आपके कर्जे और जो आपकी आमदनी है उसकी एक रेशियो होती है, वो फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा दुनिया के वो कम तरीन खतरनाक तरीन मुल्क हैं कि 752% तक चला गया है, और ये इस फीसद जब हो जाता है तो लोग कहते हैं कि मुल्कों की बका को खतरा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ अगर हमारे फिगर्स गलत हों तो प्लीज हमें आके कॉन्ट्रडिक्ट कर दें और हमें समझा दें। यानी कि ये कहा जा सकता है ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट शाया की है क्लासेस साहब, वो बड़ी हद तक सही है। 2018, ये मैं भी नहीं कह रहा, आप भी नहीं कह रहे, ये हफीज पाशा साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 2016 में आपने रीशेड्यूलिंग करनी है, आपने अपने लोन्स की करनी है, IMF से दोबारा कर्जा लेना पड़ेगा आपको रिपेमेंट करने के लिए आप लोन्स लेने पड़ गए। और थोड़ा सा मैं जख्मों पे वो क्या नमक मैं ज़रा छिड़कता जाऊँ। हमारी कौम को हमें फील्ड में भारत से मुकाबले की बड़ी फिक्र रहती है। हमारे फॉरेन जो रिजर्व्स हैं, जो लोन लेके कर्जे लेके दुनिया जहाँ से, वो $20 अरब हैं। इंडिया इस वक्त वो $250 अरब का उनका वो है, $250 अरब जो है उनका फॉरेन रिजर्व है इंडिया का। वही मुकाबला है, 90 अरब की चोट पे करें। $90 अरब की एक्सपोर्ट है उनकी IT की, सिर्फ IT की। वहाँ पे इंडियन कंपनीज जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, वो पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं एक कंपनी। सो जरा थोड़ा सा इस तरफ भी कोई जरा तवज्जो दें कि भारत से बाकी चीज़ों में तो हम मुकाबले में लगे रहते हैं कि फॉरेन रिजर्व आपने कैसे बढ़ाने हैं, आपने IT $90 अरब में बता रहा हूँ उन्होंने एक कंपनीज जो हैं वो हमसे कि उनके बजट जो हैं, उनके एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। और जैसे आमिर कह रहे 14% आपकी कम हो गई, कॉटन आपकी तबाह हो गई है। आपको कहीं से लगता है कि कोई बंदा यहाँ पे कोई कंसर्न हो, फिर हमें कैद आज़म के फरामदात जो हैं वो सुनाते हैं, दीगर चीज़ें करते हैं। सो मेरा ख्याल है आप कैद आज़म को, जालिब को या दीगर लीडरों को कोर्ट करने से पहले ना थोड़ा सा गिरबान में झांकें कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं और मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। पैदावार की जब बात हो रही है, आपने भी पैदावार की बात की है, इस मुल्क में पैदावार कैसे आगे बढ़ेगी? सनतें तो हमारी पहले से मौजूद जो है वो बंद हो रही है, ना बिजली सही तौर पर फराहम की जा रही है और गैस की कमी का भी सामना है। कुछ बात करेंगे उन नाअहल लोगों की जो कि इस वक्त क्रिकेट के मैदान में मौजूद हैं मगर तनख्वाहें मोटी वसूल कर रहे हैं। इनसे मुतालिक बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, तो कुछ बात करेंगे क्रिकेट के मैदानों से, लेकिन इससे पहले कुछ बात कर रहे थे आमिर मुतीन साहब, नरेंद्र मोदी की जानिब से भी तो वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा गया और मैं समझता हूँ ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ख़त है। वो इसलिए इस तरह ही है कि इस तरह वाजपेयी साहब का मीनार पाकिस्तान पे जाना, कि ये जो हमारे यहाँ ये शुशा रहता है अखंड भारत जो है, तो बीजेपी के एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुद जब करारदाद लाहौर पाकिस्तान की बुनियाद जहाँ से रखी गई, पाकिस्तान की असास है, उस पर जब मुबारकबाद का ख़त लिखते हैं तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सही। और कुछ मुस्तफ़ा कमाल की नई पार्टी का भी तो नाम सामने आ गया है। जी, लोग नाम पे, मैं समझता हूँ लोग नाम पे, झंडे पे, लोगों पे वो फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
और उसकी बुनियादी सियासी हकीकत ये है, 2 हकीकतें हैं इस वक्त MQM की कराची के हवाले से मेरे नज़दीक। एक ये है कि ये एक नया फैक्शन MQM का एक बन गया है और ये एक हकीकत हो चुकी है। रोज़ उनकी बड़ी चीज़ मीडिया स्ट्रेटजी है कि रोज़ जो है ना एक आधा आदमी आ जाता है, रोज़ का एक नया एक शोशा होता है जिससे वो पूरी कवरेज ले रहे हैं और मीडिया बेचारा MQM से सताया हुआ और उनकी वो जो काफ़ी लोग बदला ले रहे हैं, कुछ मेरिट पे कर रहे हैं, तो उनको फ़िलहाल फोकस जो है ना उनको पूरी अटेंशन उस पर मिल रही है। और इस दौरान में लोग आ रहे हैं और आइंदा जिनके नाम सुन रहे हैं आने वाले लोगों में उनमें हमें एक बताया जाता है कोट एंड कोट जो है कि जनाब आदिल सिद्दीकी साहब भी आ सकते हैं, शकील उमर साहब का नाम है, लिए जा रहे हैं। जी एक साबिक MPA जो है मोइन साहब उनका भी है, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट जिनके ऊपर फोकस है वो है फैसल सब्जवारी पे। वो कमाल मुस्तफ़ा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आजकल खामोश हैं। वो एक बहुत बड़ी, क्योंकि उनसे अच्छा मेरा ख्याल है कराची में स्पीकर कम ही कोई होगा MQM के पास, तो वो एक बहुत बड़ा अगर हो जाता है। वो खामोश हैं, वो तरदीद नहीं कर रहे, कॉन्स्टेंटली उनके मुतालिक खबरें आ रही हैं, वो होगा। तो मैं समझता हूँ उनकी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि उन्होंने ना सिर्फ कराची मगर MQM की दूसरी पॉकेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अनीस कायम खानी जो हैं वो कराची के अलावा वो हैदराबाद में बड़ा उनका एक वो समझते हैं कराची वहाँ उनका बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा गुजरा है। और दूसरा ये जो अनीस एडवोकेट आए हैं वो मीरपुर ख़ास के वो हैं, सो ये बाकी पॉकेट्स में फैक्ट कर रहे हैं। पर ये है एक हकीकत। दूसरी हकीकत इसका ये मतलब नहीं है कि MQM जो है अल्ताफ़ भाई ख़त्म हो गए हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं, वो डिफेंसिव पे हैं, वो इस वक्त उनके यहाँ दराड़े हैं, उनके यहाँ डर है, लड़ाई है, मगर वो एक अभी भी बहुत बड़ी हकीकत है। इलेक्टोरली भी वो हैं और पॉलिटिकली भी अभी वो एक इम्पॉर्टेंट वही हैं। सो ये अभी ट्रेलर है, हम कहते रहते हैं बार बार ये किस्तें हैं और ये एक लंबी फिल्म है, इसके काफ़ी उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, ये देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये देखा जाएगा। ये तो थी कराची की सियासत। क्लासा साहब, हमारे खेल के मैदान में भी तो एक सियासत चल रही है, दूसरे अल्फाज में उसे महाभारत भी कहा जा सकता है। आपस में माहौल कशीदा है, किसी भी सूरत हाल में खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। एक तो दाद देनी चाहिए, हम इस पर बड़े कंप्रिहेंसिव बात करना चाहते हैं इस पर, क्रिकेट के इशू पे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। जैसे हम कहते हैं हम कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, जो बात करेंगे उसका कागज़ भी दिखाएंगे, उसका डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे, उसके डिटेल के साथ, बिल्कुल दस्तावेज़ात के साथ। और कोई चैलेंज करना चाहता है मोर देन वेलकम, हमारे शो में आना चाहे या मैं किसी को अदालत के कटहरे में खड़ा करना चाहता है कि हजूर इधर तशरीफ़ लें, हम हाजिर हैं। आज जो उसमें इंटरेस्टिंग हमने कोई थोड़ी सी रिसर्च की है और ये डॉक्यूमेंट्स जो हमने निकलवाए हैं कौमी असम्बली के हैं, एक नहीं है 20 हैं जो थोड़ी सी हमने मेहनत करके वहाँ से निकाल के दिए हैं और हुकूमत पाकिस्तान के अपने दिए हुए हैं। इसमें 2-4 इंटरेस्टिंग चीज़ें, इससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ, जो फैक्ट्स एंड फिगर बताऊँ, जो हमें बताया जाता है ना कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये नारा ना बदल दें। जो अब आपको हम फैक्ट्स यहाँ दिखाने वाले हैं ना, ये नारा जो है ना, ये अब ये मुल्क और कौम के लिए वो मान लेते हैं, खेलते होंगे। ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, ये प्रोफेशनलिज्म है इनका, इनको मैसिव किस्म की इनको तनख्वाहें मिलती हैं, इनको पक्स मिलते हैं, इनको प्रिविलेजेस मिलते हैं, ये खेलने के पैसे लेते हैं। अभी आपको डिटेल्स हम बताएंगे कि कौन कौन खिलाड़ी कितने कितने पैसे लेते हैं। इसके बाद ये कहना कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये बात बनेगी नहीं। सब बड़े हद तक जोर टूट गया वैसे इसमें। नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हमने इनको बहुत सारे लोगों को सर पे बिठा लिया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। एक एक खिलाड़ी जो है, अभी जो मैं आपको डिटेल दूं, मसलन आप PCB का देखें, PCB में 70 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं मुलाजमीन। और मुझे डॉक्टर जफर अल्ताफ बताते होते थे कि जब वो उनका दौर था, हफीज़ कारदार यहाँ पे कप्तान थे, वो कहते हम 3-4 लोग होते थे, मैं और कारदार अपना बैग उठाते थे, साथ में एक हमारा और बंदा होता था और हम दुनिया भर की जाकर मीटिंग्स अटेंड करते थे या लोकली हम उनको मैनेज करते थे। अब 70 के करीब, नाम पढ़ते जाएँ और शर्माते जाएँ, 70 लोग इस वक्त, मतलब सिर्फ मीडिया हैंडल करने के लिए 5 लोग रखे हुए हैं। मतलब मीडिया नहीं हैंडल करना हमने, कोई हुकूमत चला रहे हैं, कुछ जंग लड़ी जा रही है, 5 लोग PCB के उन्होंने मीडिया हैंडल करने पे उन्होंने रखे हुए हैं। कुछ सुभान साहब हैं, मैंने तो नाम ही पहली दफ़ा पढ़ा है कि CEO साहब हैं, उनके पैकेजेस सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। नजम सेठी साहब, वो तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है, उनका नाम लेते हुए हमें डर लगता है। उसके बाद नवाब आफ, ये भोपाल साहब को देख लें। इनकी जो असल चीज़ करने वाले, इससे पहले कि मैं इनके पैकेजेस पे आऊँ, चीज़ों पे आऊँ, कि हिंदुस्तान में एक वर्ल्ड कप वहाँ पे एक खेला जा रहा है, एक वर्ल्ड कप वो हो रहा है, एक वर्ल्ड कप हमारे चेयरमैन वहाँ पे अपने शहरयार खेल रहे हैं अलहदा। एक शायद अफरीदी साहब ने अपनी महाभारत शुरू की हुई है, वकार यूनिस के साथ में वकार यूनिस साहब ने शुरू हुई है। उधर से उमर अकमल साहब शुरू हुए हुए हैं, इमरान खान से शिकायतें हो रही हैं। इमरान खान और बेचारे वसीम अकरम वहाँ कोशिश कर रहे थे कुछ इनकी मदद करें, और उल्टा मदद उनके गले पड़ गई। हुकूमत ने उन पर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दें कि आप टीम से क्यों मिले। एक अजीब सा हमने वहाँ पे एक वो कहते हैं भानुमती का एक वहाँ कुंभा बन गया हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त तमाशा देख रहे हैं। जो जंगें लड़नी आप अपने मुल्क आके लड़ लो। नवाब, अब ये जो भोपाल से पूछने की जरूरत है, आप इतने माशाल्लाह समझदार हैं, 84
85 साल आपकी उम्र है, आपको इतनी चीजों का नहीं पता कि इस तरह की गुफ्तगू वहां बैठ के नहीं करनी। खिलाड़ी जितने गंदा खेल रहे हैं एक दफा उनको याद वापस रहे आने कि दें। वो डिप्लोमेट हैं, ये प्रोफेशनल, डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान अल्लाह के के फजल फॉरेन से। सेक्रेटरी रहे हुए हैं। अच्छा, आपको कुछ मैं इंसेंटिव बताना चाहता हूं कि ये खिलाड़ी जो मसूफ नहीं खेल पा रहे, इनको एक्टिव करने के लिए बोर्ड ने क्या क्या इंसेंटिव दिए थे, बड़ी मजे की चीजें हैं ये लोगों को सुनने के लिए। वो ये फरमाते हैं जनाब कि इनको हर महीने कंट्रैक्ट वाइज रखा हुआ है कि कुछ खिलाड़ी हैं जिनको महीने के तनख्वाह मिलती है 5 लाख रुपए, महीने के 5 महीने लाख रुपए और कारकर्दगी ये खेले ना खेले 5 लाख रुपए इनको मिलते रहेंगे। खेलो ना खेलो अकाउंट्स में पैसे जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, टेस्ट मैच अगर खेलें एक मैच का इनको 4 लाख रुपया मिलता है, अगर वनडे मैच खेलें इनको 3 लाख रुपया मिलता है। ये 5 लाख के अलावा है, ये जहन में रखें। इसके बाद 20 में ये इनका T20 खेलें तो फीस जो मिलती है इनको 1,25,000 रुपया ये भी लेते हैं। आगे सुने, अगर ये उसमें टेस्ट मैच में वनडे में सेंचुरी करे कोई खिलाड़ी तो एक खिलाड़ी को 3 लाख रुपया मिलता है। इन चीजों के अलावा अगर वो सेंचुरी करे, मतलब एहसानात हो रहे हैं, आप जरा सोचते हैं महीने का 10-11 लाख रुपया ले गए। अच्छा, एहसानात हो रहे हैं। उसके बाद अगर किसी खिलाड़ी ने इसमें टेस्ट में या वनडे में डबल सेंचुरी किया तो 5 लाख रुपया मिलेगा। इंसेंटिव दे रहे हैं बोर्ड कि खुदा के लिए खेलो, मतलब पैरे पड़े हुआ है बोर्ड, पैसे भी दे रहा है उनको, मंथली भी दे रहा है, कंट्रैक्ट भी दे रहा है, फीसें भी दे रहा है। अगर आपने एक उसमें किसी इनिंग्स में टेस्ट या वनडे में आपने 5 विकेटें ले ली हैं तो 3 लाख, अगर किसी टेस्ट मैच में आपने 10 विकेटें ले ली हैं तो 5 लाख। ये सुनते हैं, आगे सुने, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये जो खिलाड़ी हमारे नाराज हो जाते हैं और लोग इनसे बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं, सारा पैसे का खेल है। अगला इनको इंसेंटिव क्या दिया है बोर्ड ने कि अगर आप इसको इंडिया को शिकस्त दे दें तो आपको हम मैच की फीस का 250 गुना ज्यादा देंगे। 250 गुना ज्यादा अगर आप भारत को शिकस्त दे दें। और अगर भारत को ना दे सकें, बाकी टॉप रेटेड टीम जो है 3 उनमें से किसी को हरा दें, फिर भी आपको हम देंगे। अच्छा, 400% ज्यादा बोनस आपको मिलेगा अगर पाकिस्तान आपका 20 वर्ल्ड कप जीत जाए। तो वो फरमा रहे हैं इन तमाम के अलावा हम आपको 400% बोनस भी आपको ज्यादा देंगे। तो ये मैं इतना बताना चाह रहा था। बाकी खिलाड़ियों को खर्चे आप देख रहे हैं, एक खिलाड़ी ने यहाँ पे 2.5-3 करोड़ रुपया उन्होंने एवरेज कमाया। 1 अरब रुपया हमारे खिलाड़ियों ने 30 से जो 35 बनते हैं, 1 अरब रुपया 1 साल में इन्होंने कमाया है पैसा। सही। और इन्होंने सारे के सारी फीसें भी ली हैं, इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिले हैं। अच्छा, कोचेस पे अगर मुझे आप उस पर जाने की इजाजत दें, हम जाएंगे, हम आमिर साहब से भी लेना है। वापस आने के बाद हम कोचेस के ऊपर कुछ बात करें। आमिर मतीन साहब, जी पूछिए। क्लासेस साहब ने बड़ी दिलचस्प फिगर्स मुझे बताए हैं। जो शरारती सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ये तो वो थी जो आप कारकर्दगी दिखाएंगे, जो कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे उनके लिए क्या है? ये जो क्लास ऑफ फिगर्स जो बता रहे हैं, ये इसके अलावा वो जो शैम्पू करते हुए एडवर्टाइजिंग और जो है जब वो बाकी जो क्रीमें लगाते हुए वो सारा फोकस वो एक्चुअली एडवर्टाइज करते करते वो उस काम में ज़्यादा घुस गए हैं। वरना तो कौमों के लिए इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं होता कि आपके पास नेशनल टीम के आप मेंबर हैं, इससे बड़ा ख़त्म हो जाए। तो उसके बावजूद के ये है तो हमारी हालत ये हो गई है कि हम इफ्स एंड बट्स पे आ गए हैं। अभी सारी कौम बैठी जो है ना मैचेस देख रही है, और इफ्स एंड बट्स क्या हैं कि अगर जो है हम ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएं और ऑस्ट्रेलिया भारत से जीत जाए, और कोई हमारे दोस्त शरारत कर रहे थे कि शीला की जवानी बरकरार रहे और ब्ला 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 जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है, इतने इफ्स एंड बट्स हैं, उस पर हम डिपेंडेंट आ गए हैं। तो ये तो हाल आ गया है। एक और देखें उसमें सरवत, एक देखें इतने पैसे लेने के बावजूद 2.5-3 करोड़ पैसे किसी ने कम नहीं कमाया, 4-4 करोड़ ही कमाए हैं। कौम फिर भी दुआएं मांग रही है, सज्जे में पड़ी हुई है, ये पैसे भी ले रहे हैं। कौम को हकीकत नहीं बताना, वही बता रहा हूँ। और सारे का सारा काम हमारे पे छोड़ा हुआ, तस्वीरें लेके बैठे हैं, दुआएं हो रही हैं। खरबों के मसाइल हैं जिसकी वजह से पीसीबी के लिए ऐसे नहीं कि जान की बाजी लगा के हर कोई पीसी में जाना चाहता है। और फिगर्स अभी शायद बताएंगे कि हर कोई अरबों रुपए के स्टेक्स हैं वो जो है। उसके अलावा आखिरी जो तकलीफ है कि इसके बावजूद जो है ना, हमें जब ये भी शक रहे कि इन सारे पैसों पर प्रिविलेजेस इज्जत के बावजूद भी ये शक रहे कि यार ये फिर भी बिक गए थे, यार ये जो इसने 4 ओवर में ये उमर अकमल ने ये जो किया है, यार तो जीता जिताया मैच हार गए और ये यूं टुक 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 कर रहे हैं और शक ही रहे। तो ये फिर तकलीफ। आमिर मतीन साहब, वो आपकी बात और क्लासा साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। तो इसका मतलब यही समझा जा सकता है कि हमारे जो खिलाड़ी कम और हीरोगिरी में ज्यादा पड़ गए हैं। एक छोटी सी ब्रेकिंग, वापस आएंगे, कुछ दिलचस्प फिगर्स आपसे मजीद भी शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस से बड़े दिलचस्प फिगर्स आप हमें बता रहे थे, और भी हम जानना चाहेंगे कि मजीद क्या आपके पास ये रिपोर्ट है कि कौन कितनी मोटी तनख्वाह ले रहा है। मैं लोगों को दिल जलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पैसे ये कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अयाशा करें, ये उनका हक बनता है, अल्लाह उनको और दे, हलाल की इनकम हर एक को
अब मिलनी चाहिए। लेकिन कसम दुआएं हम तो मांग रहे हैं, मकरूज कौम से रहे हैं ना ये। नहीं मैं ये कह रहा हूँ दुआएं हम मांग, पूरी कौम सजदों पे पड़ी हुई है, तस्बियां पढ़ रही है, कोई रोजे मान रहा है, कोई मनते मान रहा है, कोई मिल जाए जी। इफ्स एंड बट्स, जैसे आमिर साहब ने कहा कि फलां उससे जीत जाए, फलां उससे जीत जाए, उसके बावजूद ये बाज नहीं आते। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अभी मैंने आपको सुनाया ना कि कौन कौन महीने के ले रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए इनको तनख्वाहें मिल रही हैं। अच्छा, अलाउंसेस भी मिलती हैं, ये जरा जहन में रखें। इनके ट्रैवल अकोमोडेशन फ्री है टोटल, ये बचत हो रही है जो इनके अकाउंट में जा रहा है। इसके बाद इनको डेली अलाउंसेस जो मिल रहे हैं एक खिलाड़ी को, इसके अलावा $114 इनको अलहदा मिलते हैं, एंटरटेनमेंट कह लें। और साथ में कप्तान साहब को जो है $100 पर वीक अलहदा दे रहे होते हैं कि आप साहब कप्तान हैं, आपको पैसे ज़्यादा देंगे। अब मैं आता हूँ ज़रा थोड़ा सा इस पे कि जो टीम की मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेसी, वो तो इनसे ज़्यादा मोटी तनख्वाह लेती होगी। जो ज़कूटर्स ऑफ द पीसीबी आर द टीम, ज़कूटा जो छाए रहते हैं हर वक्त, जो छाए, मैनेजर साहब $3.5 लाख रुपए ये लेते हैं, ये महीने का लेते हैं। हेड कोच साहब वकार यूनिस साहब ये $15,000 पर मंथ लेते हैं, जो पाकिस्तान का 15 लाख रुपया बनता है। 15 से 16 लाख रुपया जी, हर महीने ये वकार यूनिस साहब को तनख्वाह मिलती है। उसके बाद एक इन्होंने बैटिंग कोच रखा हुआ है, वो बैटिंग कोच साहब जो है $6,666 वो ले रहे हैं। इसके बाद स्पिन बॉलिंग इन्होंने कोच रखा हुआ था, अब तो मेरा ख्याल शायद उसको हटा दिया इन्होंने। अच्छा, उसको $6.5 लाख रुपया मिल रहा था। इसके बाद फील्डिंग कोच, उसको $6,500 उसको मिल रहे थे। इसके बाद वहाँ पे आपकी एक्टिविटी, आपकी फिजिकल कराने के लिए इन्होंने वहाँ पे फिजियो रखा हुआ है, $6,000 वो लेते हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट जी जनाब। उसके बाद इनके असिस्टेंट मैनेजर साहब हैं, $1,70,000 रुपया वो लेते हैं। मीडिया मैनेजर साहब हैं, $2.5 लाख रुपया वो लेते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर है, बचाना भी तो होता है ना, जब ये मैच हारने के बाद इनको खतरात होते हैं सिक्योरिटी के, तो उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर रखा हुआ है, $2,20,000 रुपया वो लेते हैं। एक एनालिस्ट भी रखा हुआ है जनाब, 60, पता नहीं किस काम के लिए बैठ के बताता होगा कि आपको एनालिसिस करता होगा, वो भी जनाब इनसे लेते हैं, कुछ $60,000 रुपए वो लेते हैं। और लास्टली मैं ये आपको बता दूं, इनके बावजूद कौम बैठती है, दुआएं मांगती है, रोजे मानती है, मिन्नतें करती है, और ये शहर के बच्चे फिर भी नहीं खेलते। ये फिर भी आपके सामने जिस तरह का उनका रवैया है वो आपके सामने है। और क्लासेस साहब जरा अपडेट कर दें अपने देखने वालों को कि इंडिया जीत गया है। आज का मैच पाकिस्तान के आगे जाने के मौके बड़े कम हो गए। बस वो बांग्लादेश वालों की भी किस्मत कुछ हमारे जैसी है। और वो आखिरी शायद उसके ऊपर 3 गेंदों के ऊपर जो है ना उनको 2 स्कोर चाहिए थी। और ये बड़ा ही जो है इससे ज़्यादा इतना करीब आके हारना तो वो भी है। तो ये जो हमारे इफ्स एंड बट्स कर रहे थे कि वो उनसे जीत जाए, तो उसमें एक उस सिनारियो में एक बहुत बड़ी दरार तो आ गई है कि वो उनके। लेकिन आमिर मतीन साहब, बांग्लादेश की ज़हनी फतह से कहा जा सकता है आखिरी टाइम तक वो लड़ते रहे, एटलीस्ट वो खड़े रहे हैं। वो उनके 2 मैच तो जीत गए हैं ना, तो हमें तो ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, तो फिर वो भारत से ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, फिर हमारी एवरेज हाइट हो, तो हम तो इफ्स एंड बट्स में है ना कि वो मुन्नी अगर बदनाम ना हो, शीला जवान बता ना वो मुमकिन नहीं है, वो बड़ी सिनारियो है। मगर ये है कि ये क्योंकि क्रिकेट के अंदर लोग इतने इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान में वैसी एंटरटेनमेंट की कमी है और हमें खुशियाँ कम मिलती हैं, और कोई थिएटर इस्लामाबाद वाहिद दुनिया का कैपिटल है। रिसेंटली एक क्विज में बताया गया है कि जिसके अंदर हार्डली कोई, अभी एक सिनेमा बड़ी मुश्किल से आया है, यहाँ थिएटर है ना, यहाँ रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट भी इसकी टेरिटरी से भी बाहर है। किसका? तो एक क्विज में सवाल किया कि दुनिया का कैपिटल बताएं जिसके अंदर। एक और चीज भी डाल दें उस क्विज में, हाँ, कि यहाँ का मकामी सेनेटर भी कोई नहीं है इस्लामाबाद शहर से, यहाँ का MNA भी वो भी बाहर किए हैं, वो भी बाहर किए। ये 2 चीजें और भी डाल दें। ये चंद खुशियां जो हैं ये क्रिकेट से ही मिलती थी कि वो है, तो उन खुशियों का भी सत्यानाश कर दिया हुआ है। और दूसरा, लेटली जो हमारे प्रोग्राम की थीम भी रहती है कि हम करप्शन और उन माफियाज की ज़रूर बात करते हैं जो कि इस उस पे वो है। और आज चूँकि 23 मार्च के दिन अकरार साहब आपने बड़ा अच्छा कायदे-ए-आज़म साहब का एक वाक़या बताया, तो मैं भी एक जो है ना जो मेरा पसंदीदा है और वो हमारे उस थीम और आज के दिन के हवाले से बड़ा ही रेलेवेंट है कि एक तरफ वो तबका है कि जो कि एक मुक़्तदर तबका है जो हमारे यहाँ जो कि इन ठेकों पे, एग्जम्पशंस पे, कर्जे माफ़ करा के वो पनप रहा है। और जो आपने लिस्ट 179 उसकी की वो भरी हुई है उन लोगों से। एक तरफ वो लोग हैं जो कि रियासत का और कौम का पैसा, टैक्स पेस का पैसा चोरी करके वो बन रहे हैं। कायदे-ए-आज़म साहब का पाकिस्तान जब बना तो रियासत पाकिस्तान ने मोहट्टा पैलेस जो कराची का है उसको टेक ओवर कर लिया कि कोई दफ्तर ही कोई नहीं था कि कहाँ से सेक्रेटेरिएट कहाँ से चलाना है। तो वहाँ के जो उसके मालिक थे, कोई हिंदू सेठ थे, तो वो आए एक फंक्शन में कायदे-ए-आज़म को उन्होंने अप्रोच किया। उन्होंने कहा जनाब ये मेरा ज़ाती घर है, तो मेरा क्या कसूर है, या मुझे इसके पैसे दे दें या मेरा घर खाली कर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है कि रियासत ने कब्ज़ा कर लिया इसके ऊपर। तो कायदे-ए-आज़म ने कहा भाई मैं तो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता,
गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कायदे आजम, उनका ये तो आप कमिश्नर के पास जाएं, मैं तो नहीं उनको बुला के कह सकता, ये तो उनका एप्लीकेशन लिखे। सुन ली बात, मगर अगले दिन उन्होंने जो है ना हाशिम रजा साहब को, जो कि कमिश्नर थे कराची के, बुलाया। उन्होंने कहा जनाब ये बिल्कुल वो सही कह रहा था, वो मुझसे आया, मैंने उसको नहीं इनकरेज किया आपके बजाय, बट ही इज़ अ वेरी फेयर डिमांड, तो क्या करें, ये तो ज्यादती है। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि टीम में ये ख़रीद सकें। तो कायदे आज़म साहब ने कहा कि ऐसा है कि ये लो अपने बैंक अकाउंट से अपना चेक काटा, उनके इसको वैल्यूएट करवाओ और इसके ऊपर रकम भर करके उसको पे करो। बिल्कुल। तो ये उनकी ज़ाती पैद में, एक बानी है पाकिस्तान अपनी जेब से पैसे दे के करते थे, ये वो लोग हैं जो हम रोते रहते हैं कि पैसा निकाल के वो आ रहा है। 27 मार्च के हवाले से का कोई तरीका ना जाने दिया जाए। याद आ रहा है, मैं जिक्र करना चाहूँगा, नवाब ऑफ बहावलपुर की कायदे आज़म से कितनी अकीदत थी, दोस्ती भी थी। उस रियासत ने सबसे पहले पाकिस्तान में अपने आप को शामिल किया। नवाब साहब ने सैलरीज दी, गाड़ी दी, अपनी गाड़ी दे दी, और तनख्वाहों के पैसे नहीं थे वो भी दिए। और जो वाक़या उन्होंने लिखे कर्नल इलाही बख्श ने, अपना बंगला दे दिया कैद आज़म को रहने के लिए। ये वो रियासत थी। आज बहावलपुर की ना किसी तरह जाके हालत देखें, उन लोगों की गुर्बत देखें, उनकी महरूमियाँ देखें, उनके वहाँ पे मसाइल देखें, जो कभी बहुत सबसे ज़्यादा अमीर रियासत थी इसमें बरे सगीर में। आप उसमें नकाबिल फरामोश किताब जो है ना दीवान सिंह मफ्तून की, कभी उसमें पढ़ें नवाब ऑफ बहावलपुर के वहाँ के किस्से, उनकी कहानियाँ, कितने उन्होंने तलीमी इंस्टीट्यूशंस बनाए, लाइब्रेरीज बनाई। अपने दौर के मॉडर्न एक एम्पायर थी उनकी अपनी, जो भी छोटी मोटी थी, और पाकिस्तान के साथ मिली। हमारे हुक्मरानों ने उस रियासत बहावलपुर का, उस इलाके के लोगों का जो हशर किया है ना, वो आप कभी उसको विजिट करें, उन लोगों की महरूमियाँ देखें। सो दुख होता है कि जिन लोगों ने इस मुल्क की बुनियादों में पैसा दिया, उन्होंने अपनी जानें दी, अपना उन्होंने एसेट्स दिया। आज उस रियासत सबसे ज़्यादा गरीब समझी जाती है आपके पाकिस्तान में, जो 47 में सबसे ज़्यादा अमीर थी। ये आपकी ब्यूरोक्रेसी ने, ये आपकी पॉलिटिकल एलीट ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ना वो पॉलिसीज रखी हैं कि जो रियासत सबसे अमीर थी। मैंने 2-4 वाक़े सुनाए आपको, और नवाब ऑफ बहावलपुर के इस तरह के कई वाक़यात हैं। बल्कि मुझे उस दिन मैं एक स्टोरी देख रहा था, उसमें अखबार में आई हुई थी कि फातिमा जिनाह की जो मर्सिडीज़ थी 47 या उसके बाद वो 64 तक, उनको जंग लग गया है। उनको आर्काइव्स में जहाँ खड़ा किया गया था, उनको जंग लग गया है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रोना जो है इसका सब रोना यही है। मेगा स्कैंडल्स बहुत है, करप्शन इस मुल्क में बेशबहा हो रही है। चूंकि बात हो रही थी कुछ क्रिकेटर्स के ऊपर भी, हमने देखा मैदान में फील्डिंग में नाकाम रहे, बैटिंग में नाकाम रहे, बॉलिंग में नाकाम रहे, लेकिन फर्क ये है कि फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट क्या शफाफ तरीके से सामने आएगी, क्या इन खिलाड़ियों का एहतसाब हो सकेगा, ये सवाल बाकी है। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।